हाय गाइस, तो आज यार हम लोग है ना एक अनदर एक्साइटिंग यूआई बनाने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठो। तो जैसे आप देख सकते हो ये डेट कराउजल है। अगर आप इस पे किसी पे भी नए डेट पे क्लिक करते हो तो सबसे पहले तो ये सेंटर पे अलाइन हो जाती है। प्लस अगर आप इसको ऐसा थोड़ा रोटेट करोगे ना, जैसे आप देख रहे हो लेफ्ट पे लेके गए या तो फिर आप राइट पे लेके गए, तो ये फेड भी हो रही है, स्केल भी हो रही है एंड रोटेट भी हो रही है। तीन चीजें एक साथ हो रही हैं, देख रहे हो, है ना इंटरेस्टिंग। तो यही चीज आज हमें बनाना है। और यार डोंट वरी, आज मैं आपको लोगों को पूरा लेजी रो है ना एकदम आपके दिमाग में बिठा दूंगा कि कैसे उसको यूज करते हैं एंड कैसे उसके व्यू पोर्ट स्टार्ट ऑफसेट होती है, व्यू पोर्ट एंड ऑफसेट होती है, सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, इसको सेंटर पे कैसे अलाइन करेंगे। एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू। आप लोगों को ना एक विजुअली भी बताएंगे कि कैसे हम लोग जैसे जैसे एलिमेंट्स को स्क्रॉल करते हैं वैसे वैसे पोजीशंस वगैरह चेंज होती है। तो बाय हैंड तो मैं आपको सिखाऊंगा ही, प्लस विजुअली भी दिखाऊंगा। वीडियो में बने रहना एंड इंटरेस्टिंग होने वाली काफी ज्यादा। तो चलो गाइज शुरू करते हैं। एक और डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो लोग भी नए देख रहे हो यार, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को हो सकता है कि अजीब सा लगे, बिकॉज हम लोग काफी सारी चीजें जो है वो प्रीवियस वीडियो से रेफरेंस ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में है इन जैसे ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, दिस वन इज द बटन, जो कस्टम बटन है वो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में बनाया था। फिर ये जो बॉटम बार है वो भी प्रीवियस वीडियो में बनाया है। तो अगर आप नए हो और अगर आप लोगों को रियली में स्टार्ट करना है कुछ यार, तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, 5 के वीडियोस पड़े हुए हैं। आज अपन 6th वीडियो ले रहे हैं, ठीक है। ओके, लेट्स गेट इनटू दिस। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू सी ऑन द स्क्रीन, जो कि अपन बिल्ड कर रहे हैं, तो यू विल सी ए टॉप ऐप बार, करेक्ट। यहाँ से देखो भाई, टॉप ऐप बार है ना, है। अब देखो यहाँ पे एक मेरे पास में सबसे पहले तो एक आइकन है, दिस इज द आइकन। उसके बाद बीच में हमारे पास में एक टेक्स्ट है और थर्ड में एक अगेन आइकन है। तो इसको हम लोगों ने करने के लिए क्या किया है कि सबसे पहले एक रो ले लिया है। अब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कैसे हम लोग इसको बना रहे हैं या फिर कैसे अपन इसको अरेंज कर रहे हैं, बिकॉज काफी सारी वीडियोस में मैंने बहुत डिटेल में बात किया है। तो अभी मैं इसमें बिल्कुल भी डिटेल में नहीं बात करूंगा, क्योंकि यार लिटरली बहुत टाइम वेस्ट हो जाती है। अभी मैं जस्ट आपको एक ऊपर से सिनॉप्सिस देता हूँ कि जैसे मान लो अगर ये मेरे पे रो है और ये इन तीनों आइटम को अलाइन करनी है ऐसे ऑन द सेम डिस्टेंस पे, तो हम लोग यूज कर सकते हैं स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन यूज करते कैसे करेंगे अभी मैं आपको इस कोड में भी दिखाऊंगा। अभी के लिए इतना जान लो कि जो जब मेरे पास में दो एलिमेंट्स होते हैं या तीन एलिमेंट्स होते हैं और ये एक रो के अंदर है, और अगर आप इसमें स्पेस बिटवीन लगाओगे तो ये पूरी की पूरी स्पेस लेकर के जो एलिमेंट्स है वो लास्ट में अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो यही हमारा था छोटा सा टॉप एप बार। अभी मैं आपको कोड में दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको बना रहे हैं। तो कोड में आ जाओ। यहाँ पे जो मैंने स्क्रीन बना रखा है टास्क स्क्रीन, इसी के अंदर हर एक चीज है जो आप लोगों को मिल जाएगा। सबसे पहले हमारे पास में टॉप ऐप बार। तो यहाँ पे अगर नीचे आओगे तो देखो टू डू बैकग्राउंड स्क्रीन। आप लोगों को अगर याद होगा ना, तो हम लोगों ने ऑलरेडी टू डू बैकग्राउंड स्क्रीन बना रखा है पहले भी, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस किया है। तो आप लोग एक बार पुल ले लेना इस पर्टिकुलर ब्रांच की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पे मैंने चेंजेस करे हैं। तो अब देखो यहाँ पे टू डू बैकग्राउंड स्क्रीन कंपोजेबल बनाया था, जिसके अंदर जो है वो हम लोग कंपोजेबल्स को लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज कि हमारे पास में कॉलम है, मतलब ये पूरा का पूरा जो यूआई आपको दिख रहा है दिस इज इन दी कॉलम। अब कॉलम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे उसको पूरी की पूरी साइज दे रखी है, मतलब विथ में पूरा दे रखा है। फिर जो आइटम्स वगैरह उसको अलाइन करिए सेंटर पे, एटसेट्रा। नेक्स्ट पार्ट आ जाओ, ये टू डू ऐप बार जिसके जिसकी मैं भी बात कर रहा था। तो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, तो व्हाट वी हैव डन एग्जैक्टली हियर, लेट मी जूम इट तो आपको समझ में आए थोड़ा। अब क्या हो रहा है कि जो मेरा टू डू ऐप बार है, ठीक है, तो दिस इज अ कंपोजेबल, और यहाँ पे मैंने तीन चीजें एक्सेप्ट करी है। एक तो मॉडिफायर है, दूसरा टाइटल है, तीसरा नैप कंट्रोलर है। क्यों? देखो नैप कंट्रोलर की इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर आप इस पर टैप करोगे तो आप पीछे भी तो जाने चाहिए ना। अगर आप पीछे नहीं जाओगे तो इसका क्या मतलब। इसलिए हम लोगों ने नैप कंट्रोलर यूज किया है। तो नैप कंट्रोलर की मदद से हम लोग अगर मान लो आपने शेड्यूल स्क्रीन पे आए हो, बैक प्रेस करोगे तो होम स्क्रीन पे चले जाओगे। अच्छा, अब देखो सेम चीज हम लोगों ने यूज किया था पहले भी, शुड शो नोटिफिकेशन डॉट, इस वाले आइकन को प्रेजेंट करने के लिए। अब देखो हमने ना लगा दिया रो। रो में सबसे पहले किया फिल मैक्स विथ कर दिया है, हाइट दे दिया इसको, मतलब इसकी टोटल 56 डीपी की हाइट दे दी। एंड हॉरिजॉन्टल से अपने S14 दे दिया है, मतलब इधर से लेफ्ट और राइट से हमने 16 डीपी की वैल्यू दे दी है। अब देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल क्या है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि देखो तीन एलिमेंट्स है, तीनों एलिमेंट्स को अपने को एकदम दूर दूर रखना है, तो उसके लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, स्पेस बिटवीन। तो जितना बीच में अवेलेबल स्पेस होगा वो पूरा का पूरा ले लिया जाएगा, और तो जो एलिमेंट्स है उसको इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। अब वर्टिकल अलाइनमेंट क्या है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है और ये, जैसे मैं आपको विजुअली दिखाऊं, जैसे मान लो कि ये है अपने पास में एक, दो और तीन, ऐसा तीन एलिमेंट्स है। ये मेरा रो है पूरा का पूरा, बट ये जो तीनों एलिमेंट्स है ना, वो अभी जो रो के हिसाब से एक ऊपर है, एक नीचे है, एक कहीं और है। तो हम चाहते हैं कि ये तीनों के तीनों सेंटर पे दिखे। हम लोग यूज करते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट। तो क्या करता है कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब ये सेंटर होता है, जहां भी ये रो का जो सेंटर होता है उस पे सारे एलिमेंट्स को अलाइन कर देता है। यस, बस हो गया। तो दैट इज द वर्टिकल अलाइनमेंट।
उसके अपन बाद में जो एक इमेज लगाए हैं। अब देखो, पहले आप लोगों को वीडियो में बता चुके हैं कि जितने भी एसवीजीज थे अपने फिग्मा फाइल से उसको इधर इंपोर्ट कर लो। और करने के बाद जो मेरे पास में ये जो आइकन है इसका हम लोगों ने नाम दिया था एरो लेफ्ट। अब ये हमने एरो लेफ्ट यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद जो टेक्स्ट था टाइटल, अब यहाँ पे आप देख रहे हो बॉडी एक्स लार्ज। तो ये हमारे पास में कस्टम टेक्सटाइल था जिसको हम लोगों ने डायरेक्टली यूज कर लिया और इसका कलर जो है वो ब्लैक दे दिया है। एंड इसको मतलब फॉन्ट वेट को ब्लैक दे दिया है। अच्छा, अब देखो ये बॉक्स है, सेम सेम ही यूआई है। तो सबसे पहले एक बनाया हम लोगों ने इमेज, इसके ऊपर एक डॉट बिठा दिया और इधर पे ऑफसेट लगा दी कि कितनी आपको नेगेटिव में ऑफसेट रखनी है। ठीक है। तो क्या होता है कि ये थोड़ा सा राइट पे आता है तो हमने इसको लेफ्ट पे कर दिया। सो दैट इज अबाउट द टॉप ऐप बार। होपफुली आप लोगों को समझ में आई होगी। तो चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट फन थिंग है। यहाँ पे हमारे पास में लेजी रो। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे लेजी रो बनाएंगे और चेक करेंगे कि कैसे एग्जैक्टली काम कर रही है। यार स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक लाइब्रेरी अपने कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट पे सेटअप करनी है। दिस इज द कैलेंडर लाइब्रेरी जो कि कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म के लिए बनी है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे कि हमने ना एक ऑलरेडी डिपेंडेंसी इंप्लीमेंट कर रखी है, विच इज कैलेंडर कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म 2.9.0। अब इस लाइब्रेरी का बेनिफिट क्या है? सबसे पहले देखो कि जो हम लोग यहाँ पे ये जो आपको डेट्स दिख रहे हैं ना, जो यहाँ पे नवंबर चल रहा है, दिसंबर आ गया, तो ये डेट्स कैसे आ रहे हैं? तो ये जो हम लोग डेट्स वगैरह यूज कर रहे हैं ना, तो ये हमारी लाइब्रेरी से आ रही है। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज जानना जरूरी है, विच इज द यूटीसी टाइम। यूटीसी टाइम, यूटीसी टाइम क्या होता है भाई? ये यूटीसी टाइम, यूटीसी टाइम एक ऐसा टाइम है जिसमें हम लोग टाइम जोन को इंक्लूड ही नहीं करते। मतलब कि मान लो आपका अभी कितने बज रहे हैं, सपोज करो साढ़े सुबह के 4:30 बज रहे हो। अभी सुबह के 4:30 बज रहे हो। और इस केस में अगर आप करेंगे +5:30, तो ये हमारा करंट टाइम जोन बच जाएगा। करंट टाइम जोन जब आपको घड़ी में दिखता है, विच इज इन दोनों का सम, जब आपको घड़ी में दिखता है वो होता है 4:30 प्लस में 5:30, जो हमारा करंट टाइम जोन होता है। तो ये हो जाता है हमारा करंट टाइम, जो कि हमें दिख रहा होता है हमारे घड़ी में। पर जब आप यूटीसी टाइम की बात करते हो तो इसमें आप ये नहीं रखते हो, विच इज 5:30। ये आप नहीं रखते हो, ये टाइम जोन को आप रखते ही नहीं हो। सपोज करो कि अमेरिका में या कहीं किसी और कंट्री में, सपोज करो उसमें 4:30 का टाइम जोन है, तो इसमें यूटीसी टाइम में ये कभी इंक्लूड होगा ही नहीं। ठीक है। और सबसे बेस्ट तरीका है यूटीसी टाइम को पहचान पाना कि यूटीसी टाइम है, तो आप लोग देखना उसके ना एंड में जी लिखा होगा, जी। दैट मीन्स कि वो जो टाइम है यूटीसी टाइम है। तो जैसे ही आप यहाँ पे यूटीसी टाइम पे टाइम जोन को ऐड कर दोगे तो ये हमारा हो जाएगा लोकल डेट टाइम। लोकल डेट टाइम, विच इज ऑफ कोर्स लोकल डेट टाइम तो होना ही है। तो ये है फंडा यूटीसी टाइम का। ठीक है। ओके, सो देखो अपन इसको यूज कैसे कर रहे हैं अभी अपने कोड बेस में। सबसे पहले हमारे पास में एक चीज आती है, विच इज क्लॉक डॉट सिस्टम डॉट नाउ। अगर आप इस ध्यान से देख पा रहे हो तो दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ कॉटलिन डेट टाइम। ये किसका पार्ट है? कॉटलिन डेट टाइम का पार्ट है। ठीक है। तो भाई गलती मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको जिंदगी भर काम आएगा। तो ये कॉटलिन डेट टाइम का पार्ट है। तो जब भी आप क्लॉक डॉट सिस्टम डॉट नाउ करते हो, दिस इज वेरी मच सिमिलर टू व्हाट वी हैव द करंट सिस्टम इन एंड्रॉइड जो हम लोग यूज करते थे। तो क्लॉक डॉट सिस्टम डॉट नाउ अब ये क्या करती है, हमें जो डेट रिटर्न करके देती है, जो टाइम रिटर्न करके देती है, वो एग्जैक्टली एक यूटीसी टाइम होती है। मतलब मान लो कि अभी आपके रात के 8 बज रहे ना, तो 8 में से आप माइनस कर दो 5:30 को, तो जितना वैल्यू आएगी ना वो हमारा यूटीसी टाइम होगा। समझ गए? अभी यूटीसी टाइम आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, तो क्लॉक डॉट सिस्टम डॉट नाउ हमारे एक यूटीसी टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो सपोज करो कि मेरे पास में ये हमारा यूटीसी टाइम है 15/11/25 और इधर पे मैंने लिख दिया है टाइम को। तो अब देख रहे हो दिस इज एग्जैक्टली द डेट जितना आज है। देन यहाँ पे देखो टी मतलब टाइम, उसके बाद में 14:30 एंड 40, और उसके बाद ये देखना है ये पूरा स्ट्रिंग को 14:30:45। व्हाट दिस मीन? दिस मीन्स कि अभी का जो करंट टाइम है वो 14 है, 30 है एंड 45 है। ठीक है। मतलब ये हो गया मेरा आवर, देन मिनट एंड देन सेकेंड डॉट मिली सेकेंड। तो ये मेरा मिली सेकेंड्स है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहले आपको मिला डेट आज का, देन आपको यहाँ पे टाइम मिल गया, और ये जी, तो जी क्या रिप्रेजेंट करता है? जी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि ये एक हमारा यूटीसी टाइम है। मतलब जब भी आप इसको लोकल डेट टाइम पे कन्वर्ट करोगे, तो जब भी आप इसको लोकल डेट टाइम पे कन्वर्ट करोगे तो इसमें आप यहाँ पे +5:30 ऐड कर देना। तो 5:30 ऐड करने के बाद जो मेरा करंट टाइम निकल करके आएगा, विच इज इक्वल टू 15/11/25, एंड दिस विल बी 20:00 एंड 45। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस विल बी 8 o'clock ना, हाँ 8 PM। ये हमारा हो जाएगा 8 PM। एंड ये हो जाएगा मेरा सेकेंड्स, सॉरी, ये हो जाएगा सेकेंड्स एंड ये हो जाएगा मिली सेकेंड्स।
अब यहाँ पे देखो z यहाँ पे रिमूव हो जाता है। तो यही खास बात है कि जब भी आप यूटीसी टाइम देखो ना, तो यहाँ पे z जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। दिस मीन्स दिस टेल्स द टाइम सिस्टम कि ये अभी भी यूटीसी टाइम में है। अगर इसको आपको कन्वर्ट करना है तो आपको इसको लोकल डेट टाइम में कन्वर्ट करके z को रिमूव करना पड़ेगा। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे किया है। और जब आप यहाँ से भी डॉट डेट लिखोगे तो यहाँ पे 25/11/25 आ जाएगा, मतलब आज का करंट डेट आ जाएगा, विच इज जस्ट द डेट। इसमें कोई भी टाइम वगैरह नहीं होगी। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट था कॉन्सेप्ट समझना, बिकॉज ऑफ द यूटीसी टाइम। अब आ जाओ तुम कोड पे। कोड पे ये समझना जरूरी था कि क्यों हम लोग वैसे कर रहे हैं। आपको करंट टाइम निकालनी है ना, तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्लॉक सिस्टम नाउ। तो जैसे ही हम लोगों ने नाउ लिखा तो हमें पता है कि दिस इज गोइंग टू गिव अस द यूटीसी टाइम, जो कि एग्जैक्टली नहीं होगा, मतलब ये टाइम जोन से फ्री होगा। नाउ व्हेन यू डू टू लोकल डेट टाइम, मतलब नाउ यू आर कन्वर्टिंग दिस टू द करंट लोकल डेट टाइम, जो अब जहां पे भी रहते हो। सपोज करो अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया के टाइम जोन लगेंगे। अगर आप मान लो बांग्लादेश में रहते हो तो वहां के टाइम जोन लगेंगे। अगर आप श्रीलंका में रहते हो तो उधर के टाइम जोन लगेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो करंट सिस्टम डिफॉल्ट है ना, वो आपकी यहाँ पे असाइन हो जाएगी। और फिर फाइनली हमारे पास में डेट आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो आउटपुट निकल के आएगा विच इज इक्वल्स टू 25/11/25, बिकॉज हम लोग पूरी की पूरी इसको कन्वर्ट कर डालिए इस पे। देख रहे हो, अब इसमें कोई भी जी नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, इसका एक ही मतलब है, बिकॉज वी हैव कन्वर्ट दिस टू लोकल डेट टाइम। अच्छा, नेक्स्ट टाइम हमारे पास में ईयर। तो देखो ईयर निकालना बहुत आसान है। अब डेट निकल गया तो ईयर निकल जाएगा। तो एक ऑलरेडी फंक्शन होती है, एक प्रॉपर्टी होती है ईयर की। अब ये सारा कुछ हम लोग जो है वो उस लाइब्रेरी से कर पा रहे हैं जो हम लोगों ने अभी इंस्टॉल की है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब देखो हमें ना पूरी की पूरी डेट का जो लिस्ट है फ्रॉम जनवरी 1 टू December 31 ये जनरेट करनी है। तो इसको करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप लोकल डेट यूज करते हो। अब देखो लोकल डेट जो है वो हमारे क्लास है, दो क्लास है जिसमें अपन ईयर ले सकते हैं, मंथ ले सकते हैं, डे ले सकते हैं, और बता सकते हो कि कौन सा एग्जैक्टली आप डेट रखना चाहते हो। तो लोकल डेट ही यूज होता है कॉटलिन। जब आप डेट टाइम यूज करोगे तो यहाँ पे लोकल डेट का काफी ज्यादा यूज होता है टू स्पेसिफाई ए करेंट डेट। इसमें अपन जो है वो ईयर डालते हैं, मंथ डालते हैं, डे डालते हैं। तो ये मैंने कर दिया स्टार्ट डे। अगर एंड डेट करना हुआ तो इसमें करेंगे 31/12 एंड द ईयर दैट वी आर करेंटली इन। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पूरी की पूरी लिस्ट जनरेट करते हैं। दिस लिस्ट इज जनरेटेड यूजिंग द जनरेट सीक्वेंस। अब जनरेट सीक्वेंस क्या करता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जनरेट सीक्वेंस टेक्स इन ए जेनेरिक टाइप। मतलब यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, इंट भी डाल सकते हो, आप लोग यहाँ पे फ्लोट भी डाल सकते हो, एनीथिंग। तो गाइज अगर आप यहाँ पे देखोगे ना जनरेट सीक्वेंस, उसके अंदर सीड वैल्यू जाती है। तो सीड वैल्यू यहाँ पे आपको डालनी पड़ती है। तो जैसे मेरे पास में जो करंट डेट है वो एग्जैक्टली दिस इज द स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट को अपन जो है शीट वैल्यू की तरह यूज कर रहे हैं। मतलब दिस इज द वैल्यू जहां से ये पूरी स्टार्ट होगी। स्टार्ट होने के बाद ये एक्सटेंड होगी, और एक्सटेंड होने के बाद आप देखोगे ना तो इनफाइनाइट सीक्वेंस जनरेट करेगा। जैसे आप लोगों ने अगर सीक्वेंसेस पढ़ा होगा क्लास 11 12 में, तो आपको याद होगा कि सीक्वेंस जनरेट कैसे करते हैं। तो जैसे यहाँ पे अपने सीड वैल्यू डाला, अब ये क्या करेगा, जो भी इसका जेनरिक टाइप था, तो अभी जो जेनरिक टाइप है वो लोकल डेट टाइम है, लोकल डेट है। तो ये क्या करेगा, जो नेक्स्ट वैल्यू जनरेट करेगा ना वो भी एक लोकल डेट होगा। मतलब मान लो अगर अभी आपका 1 तारीख है, तो अभी जो नेक्स्ट जनरेट करेगा वो 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, और वो सारे के सारे लोकल डेट के टाइप के होंगे। तो इसलिए यहाँ पे डेट भी निकल रहा है, देख रहे हो डेट हो रहा है, और यहाँ पे डेट डॉट प्लस एंड डे यूनिट डॉट डे। एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग कि अब हम लोग उसको बता रहे हैं कि कैसे आपको प्लस करना है या फिर आपको कैसे आगे बढ़ना है। वो यहाँ पे हो रहा है नेक्स्ट से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेट डॉट प्लस। तो ये जो डेट था उसमें हम लोगों ने, ये एक्चुअली में तुम ऐसा सोचो कि एक लूप ही है जिसको अपन ये बता रहे हैं, एक वाइल लूप है जिसको ये बता रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। तो यहाँ पे देख रहे हो हम आगे करके एक एक करके एक एक दिन करके आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ तक तब तक चल रहे हैं जब तक मेरा एंड डेट रीच नहीं कर जाता है। जैसे ही ये एंड डेट रीच कर जाएगा, इसको अपन जो है वो एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल। तो ये हो गया मेरा डेट जनरेशन, जनवरी 1 से लेकर के December 31 तक पूरा का पूरा जनरेट कर डाला यहाँ से। तो बस यही था मेरे भाई डेट जनरेट करने का लॉजिक। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया पार्ट 1 खत्म। अच्छा, अब दूसरी पार्ट हम शुरू करने वाले हैं। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से समझना। सबसे पहले है एक सेलेक्टेड डेट। तो देखो सेलेक्टेड डेट है ना, एक सिंपल सा वेरिएबल है जो कि रिमेंबर टाइप का है, एंड दिस इज गोइंग टू टेक यू द टूडेज डेट। अब टुडे डे इसलिए है बिकॉज अगर आप ऐप को ओपन करते हो तो जो आपको डेट सेलेक्टेड होता है वो होता है हमारा करंट डेट। इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पे टुडे डाला है। अब ये जो टुडे डाला है ये एग्जैक्टली में अगर आप हवर करोगे तो आप इसमें देखोगे कि ये एक लोकल डेट का है। ठीक है। तो दैट्स वाई हम लोगों ने इसको सेलेक्टेड डेट बनाया है। मतलब जो भी डेट आप सेलेक्ट करोगे वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा उसके लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में बॉक्स विद कंस्ट्रेंट्स। अब देखो बॉक्स विद कंस्ट्रेंट्स के अपने फायदे हैं। अगर आप चाहो तो बॉक्स भी यूज कर सकते थे, बट व्हाई डू यू यूज बॉक्स विद कंस्ट्रेंट्स। देखो एंड्रॉइड में क्या है ना कि एंड्रॉइड में अपन जो है वो लोकल विथ निकाल सकते हैं, लोकल हाइट निकाल सकते हैं जो भी स्क्रीन की है।
बट फॉर कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म ये अभी तक एपीआईज में इनेबल्ड हुई नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम जो सिस्टम की विथ है और जो हाइट है वो निकाल नहीं सकते डायरेक्टली, उसके लिए हमें एक्सपेक्ट एक्चुअल लिखना पड़ेगा। तो टू अवॉइड दैट हम लोग बॉक्स विथ कंस्ट्रेंट्स यूज करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे यूज करोगे ना, आपको यहाँ पे जो विथ है डिवाइस की जितनी विथ है और जो हाइट है पूरी तो नहीं मिलेगी, बट आपने यहाँ पे जितना असाइन किया होगा, जैसे मान लो अगर आपने पूरी की पूरी विथ असाइन की है, मतलब ये पूरा ले अकॉर्डिंगली जो कंपोजेबल है वो पूरा लेना चाहता है, तो फिर उस केस में अपन यूज कर सकते हैं बॉक्स विथ कंस्ट्रेंट। और जी ये देख रहे हो मैक्स विथ, तो मैक्स विथ एक प्रॉपर्टी है जिस जो हमें ये बताती है, जो हमें ये निकाल करके देती है कि करंट कितनी है, करंट वैल्यू कितनी है स्क्रीन की, जितना ये लगा हुआ है, मतलब जितना इसका बाउंड्रीज है, तो बाउंड्रीज इसका पूरा टच हो रहा है। सपोज करो कि अगर अभी मैंने इसमें पैडिंग डाल दी होती 10 की, तो क्या होता है कि जो मेरा मैक्स विथ है ना, वो भी 10 माइनस करके देता, ये पूरा का पूरा नहीं देता। तो इसलिए मैंने किया है फिल मैक्स विथ, ताकि मेरे को पूरी की पूरी विथ मिले। अब ये कहाँ यूज हो रहा है वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अच्छा, अब आ जाओ डायलर व्हील वीक मेरा कैलेंडर, जो कि कस्टम कंपोजेबल हमने बना रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत सारे कोड है, सब कोड देख करके आपको डरना नहीं है, एक एक करके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, आपको सब कुछ समझ में आएगा। पहले अपन स्टार्ट करते हैं लिस्ट स्टेट से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिस्ट स्टेट से। रिमेंबर लेजी लिस्ट स्टेट, ये क्या है भाई? तो देखो रिमेंबर लेजी लिस्ट स्टेट इज एक्चुअली में हमारा एक स्टेट है जो कि लिस्ट को मेंटेन करती है। जैसे मान लो कि अगर आपको स्क्रॉल पोजीशन जाननी हो, या फिर आपको स्क्रॉल आइटम करना हो, या फिर आपको किसी तरह का मतलब एनिमेशंस वगैरह दिखाना हो, तो सब कुछ हम रिमेंबर लेजी लिस्ट स्टेट से करते हैं। अब यहाँ पे कि इनिशियल लोड, इसका क्या मतलब है आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, अभी रुक जाओ। तो लिस्ट स्टेट हमने डिफाइन कर लिया था। अब हमारे पास में जो अगला है विच इज द लॉन्च्ड इफेक्ट। आप सबको पता है ना लॉन्च्ड इफेक्ट क्या होता है? देखो लॉन्च्ड इफेक्ट का अगर सिंपल सा मीनिंग बताऊं तो ये क्या करता है, जब भी कोई वैल्यू चेंज होती है ना, तो ये इसको ट्रिगर कर देता है। लॉन्च्ड इफेक्ट जब भी कोई वैल्यू चेंज होती है, जो भी आप की डालोगे वो चेंज होगा, तो उसके अंदर का जो भी एलिमेंट है वो रीरन कर जाएगा। इसलिए जब भी देखो हम लोग है ना कोई भी डेट को सेलेक्ट करते हैं, सपोज 18 सेलेक्ट किया तो ये बीच में आ गया, कैसे हुआ? तो बिकॉज ऑफ दिस कोड, क्योंकि डेट सेलेक्टेड क्या हुआ, चेंज हुआ, और इसके बाद ये कोड वापस से रन कर गया। करेक्ट। अब देखो यहाँ पे सेलेक्टेड डेट क्या है, डेट्स डॉट इंडेक्स ऑफ सेलेक्टेड डेट्स। तो अब देखना जो डेट्स है ना मेरा एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डेट्स। तो ये मेरा सीक्वेंस ऑफ डेट्स था जो हमारे पास में ऑलरेडी आ रहा था फ्रॉम द पेरेंट कंपोजेबल। तो ये मेरा हो गया डेट्स। अब हम ये पता कर रहे हैं कि जो मेरा करंट डेट है, जो मेरा सेलेक्टेड डेट है, वो कौन से पोजीशन पे है, उस कौन सा इंडेक्स है उसका। तो उसके निकालने के लिए हम लोगों ने यूज किया डेट्स डॉट इंडेक्स ऑफ एंड सेलेक्टेड डेट। अब इसको करने से आपको सेलेक्टेड इंडेक्स मतलब करंट इंडेक्स पता चल जाएगा। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि जब तक मेरा जो इंडेक्स है ना वो -1 नहीं हो, मतलब कि ये बाहर ना चला जाए। -1 का मतलब ये बाहर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो गाइस वक्त आ गया है कि इस इनिशियल लोड क्या है इसको समझा जाए। तो देखो जब भी आप ऐप को रीरन करोगे, तो रीरन करने के बाद क्या होगा एग्जैक्टली समझना। अभी देखो ये इनिशियल लोड का मतलब है जब आप पहली बार ऐप को ओपन कर रहे हो, जब आप उस स्क्रीन पे पहली बार जा रहे हो तब क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखो लिस्ट स्टेट डॉट स्क्रॉल टू आइटम, एंड यहाँ पे अपन का जो सेलेक्टेड इंडेक्स है वहां तक अपन स्क्रॉल कर रहे हैं। दैट मीन्स समझना क्या हो रहा है। तो जब भी आप स्क्रॉल टू आइटम करते हो ना, तो आपको अभी ये 15 नवंबर दिख रहा है सेलेक्टेड, ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द स्क्रॉल टू आइटम। अगर आप इस फंक्शन को विच इज स्क्रॉल टू आइटम को यूज नहीं करोगे तो दैट विल बी सेलेक्टेड टू 1 जनवरी। तो हमें तो वो चाहिए नहीं, हमें करंट इंडेक्स चाहिए। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हमारे डेट्स में आया ना, तो डेट्स में अलग अलग इंडेक्सेस होंगे। तो मेरा जो सेलेक्टेड इंडेक्स है अगर वो सेलेक्ट हो जाता है और ये पहली बार हो रहा है ऐसा, तो आप डायरेक्टली स्क्रॉल कर दो आइटम तक। क्या करो, आप डायरेक्टली वहां तक स्क्रॉल कर दो, मतलब 15 नवंबर तक, 1 जनवरी से 15 नवंबर तक उस आइटम पे स्क्रॉल करके ले जाओ डायरेक्टली। अब भैया फॉल्स में क्या हो रहा है ये बता दो। तो जैसे मेरा लिस्ट स्टेट है डॉट एनिमेट स्क्रॉल टू दी आइटम, तो जब आप यहाँ पे यूज करोगे ना एनिमेट स्क्रॉल, अभी हम आपको करके दिखा देता हूँ, है ना, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ। तो देखो अभी अपन क्लिक कर दिए स्टार्ट पे, एंड नाउ इट इज गोइंग टू रन। तो रन होगा, देखो रन होगा, रन होने दो। तब तक बातें कर लेते, क्या भाई क्या हाल चाल बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? मजा तो आना चाहिए। हाँ देखना, तो देख रहे हो स्क्रीन पे कैसे हो रहा है, पूरा रोटेट कर रहा है, एंड देन नवंबर 15 पे गया, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दैट। तो इसके पीछे का देखो मेजर रीजन क्या है ना, कि हम लोग ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा करने का हमारा मकसद बस एक ही है, ताकि हम स्क्रॉल कर सके डायरेक्टली एलिमेंट तक। अभी जो अपने एनिमेशन देखी है वो हमें नहीं करना है, वो बहुत भद्दा दिखता है एंड डजेंट मेक सेंस, राइट? अगर करंट डेट है तो करंट डेट दिखना चाहिए ना, व्हाई इट शुड रोटेट एंड एनिमेट। तो इसलिए हम लोगों ने डायरेक्टली किया है स्क्रॉल टू दैट आइटम। सपोज करो ये नवंबर 17 है, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे रोटेट करके यहाँ से यहाँ तक आया। इसके लिए हम लोगों ने यूज किया है एनिमेट स्क्रॉल टू आइटम।
तो जब भी आप एनिमेट स्क्रॉल टू आइटम करते हो तो व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग इज एनिमेटिंग। जैसे क्लिक किया 19 पे तो एनिमेट होकर के 19 तक आया। सो दिस इज एग्जैक्टली एनिमेट स्क्रॉल टू द आइटम, जहाँ पे आइटम इज इक्वल्स टू सेलेक्टेड इंडेक्स हो गया। मतलब जो भी आपने इंडेक्स, जैसे नवंबर 21 है तो सेलेक्ट किया, अब सेलेक्ट करने के बाद इसको इंडेक्स मैच हुई और यहाँ पे एनिमेट हो गया स्क्रॉल। तो क्या होता है कि जब भी आप एनिमेशन दिखाते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं एनिमेट स्क्रॉल टू आइटम। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्क्रॉल टू आइटम लिखूंगा ना तो ये एनिमेट नहीं होगा, और एनिमेट नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो दैट्स वाई। तो जब भी आपका पेज सबसे पहली बार लोड होता है तो उसमें इज इनिशियल लोड होता है क्या, ट्रू। एंड जैसे ही यहाँ पे लोड हो जाती है तो ये वैल्यू हो जाती है फॉल्स। तो वंस इट विल गेट फॉल्स तो हमारे पास में जो एनिमेशन है, जो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद जो एनिमेशन आती है वो आपको दिखने लग जाएगी। तो ये फंडा है अपना स्क्रॉल टू एंड एनिमेट स्क्रॉल टू का। अब आ जाओ यार सबसे मोस्ट डेंजरस पार्ट पे, विच इज ऑल्सो गोइंग टू बी द मोस्ट फन पार्ट। तो अपन यूज करेंगे लेजी रो को। अब लेजी रो में हम लोग इसको, इस यूआई को कैसे अपन बीच में दिखा रहे हैं एंड इसकी पूरी कैसे हो रही है। आप यहाँ पे लेफ्ट पे असाइन अलाइन कर रहे हो तो कैसे ये फेड हो रहा है, कैसे ये स्केल हो रहा है, ये सारी चीजें हम अभी इसमें सीखेंगे। ओके, तो आ जाओ यार अभी अपन सीखते हैं कि लेजी रो में वो सारी प्रॉपर्टीज जो अपन यूज कर रहे हैं फॉर शोइंग दैट पर्टिकुलर यूआई। तो सबसे पहले जो चीज आपको समझनी है वो है व्यू पोर्ट्स। व्यू पोर्ट्स क्या होता है भाई? देखो, जो आपकी स्क्रीन है ना, मोबाइल डिवाइस है या फिर आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, सपोज करो वो पीसी की स्क्रीन है या फिर मान लो आपके एक मॉनिटर है। तो व्यू पोर्ट क्या होता है? जो विजिबल सेक्शन होता है। व्यू पोर्ट क्या होता है? जो विजिबल सेक्शन होता है, विजिबल सेक्शन। ये है अपना व्यू पोर्ट, ठीक है। व्यू पोर्ट ऑफसेट स्टार्ट, व्हाट एग्जैक्टली दिस इज। तो दिस इज इक्वल्स टू 0.dp फॉर द करंट सिचुएशन, ठीक है। तो क्या होता है कि मान लो कि जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑफसेट होता है, जो स्टार्ट वाली ऑफसेट है उसकी वैल्यू है 0 dp, और जो एंड वाली ऑफसेट है वो है व्यू पोर्ट ऑफसेट एंड, राइट। तो इसकी मान लो जो टोटल स्क्रीन विथ की है वो 400 dp है, 400.dp। जो 400 dp की पूरी विथ है मेरी स्क्रीन की, तो एंड हो गया 400 dp। तो जो विजिबल सेक्शन होता है वो होता है हमारा व्यू पोर्ट। और व्यू पोर्ट स्टार्ट ऑफसेट क्या होता है? जो सबसे लेफ्ट एज होता है उसकी जो ऑफसेट है उससे हम कहते हैं कि वो मेरा ऑफसेट स्टार्ट है, और जो मेरी एंड पे होती है उसको हम लोग कहते हैं व्यू पोर्ट ऑफसेट एंड है, विच इज इक्वल टू 400 dp एज एन एग्जाम्पल। ओके, अब देखना ध्यान से हमारे केस में क्या है कि हमारा जो एक एक एलिमेंट है वो, पहली बात की इसका जो विथ है वो 80 dp है। ये पूरा का पूरा विथ 80 dp का है। और ये जो आप देख रहे हो ना, हाँ ना, देखो यहाँ पे जो पैडिंग है उस पे भी कुछ कुछ अप्लाई हो रही है। सपोज करो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मेरी पूरी पैडिंग थी, जो 6 6 की, सिंस हॉरिजॉन्टल में हम लोगों ने पैडिंग दे रखी थी, तो ये हुआ मेरे पास में 80 + 12, तो कितना हो गया टोटल 96 dp। तो अभी जो है वो पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है, सपोज करो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है, तो पॉइंट नंबर 0 से यहाँ से स्टार्ट किया है। मान लो हम यहाँ पे व्यू पोर्ट है और यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस देख रहे हैं यहाँ तक का, विच इज ऑन द स्टार्ट ऑफ द अनदर वन। जब तुम स्टार्ट ऑफ द अनदर वन करते हो तो जो पूरा डिस्टेंस है वो है मेरा 96 dp। मेरा पूरा है 96 dp, ठीक है। सिमिलरली जब थर्ड पे पहुंचोगे तो कितना हो जाएगा, इसको सेम कैलकुलेट कर लो। तो दैट इज गोइंग टू बी 192, एंड फिर यहां से यहां तक कैलकुलेट कर लो, दिस इज गोइंग टू बी 288। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट। सो अब देखो क्या होता है, मान लो कि आपका मन किया और आपने इसकी ये जो पूरी लिस्ट है उसको स्क्रॉल कर दी। अब स्क्रॉल कर दी विथ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब मान लो आपने राइट में स्क्रॉल कर दिया विथ 200, सपोज करो मैंने 200 dp से इसको स्क्रॉल कर दिया। मतलब अब द सेम एज व्हाट वी डूइंग इन दिस, ये अपन ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं। स्क्रॉल कर दिया, देखो स्क्रॉल कर दिया ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि सपोज करो कि मैंने इसको ऑलरेडी स्क्रॉल कर दिया है 200 dp तक। तो जो व्यू पोर्ट स्टार्ट है ना, अब 0 dp नहीं होगा, बिकॉज जो व्यू पोर्ट स्टार्ट है वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो करंट एलिमेंट है उसकी क्या वैल्यू है। तो सपोज करो अभी जब ये स्क्रॉल नहीं था तो इसकी वैल्यू 0 पे बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 200 dp स्क्रॉल हो जाएगी तो जो न्यू ऑफसेट आएगा वो हो जाएगा 200 dp। और ये जो है लास्ट में जो 400 मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, तो दिस विल बिकम 400 एंड प्लस 200 विच इज इक्वल टू 600 dp। तो ऐसे करके ये व्यू पोर्ट ऑफसेट्स जो है वो चेंज होते हैं। मतलब स्टार्ट का चेंज होता है, राइट का चेंज होता है। अब जो सेंटर है, सेंटर चेंज नहीं होगा बिकॉज दैट विल बी गोइंग टू बी ऑलवेज द विथ, और विथ कभी चेंज नहीं होती। ये जो विथ है वो सेम ही रहेगा, ये हमेशा से सेम रहेगा। नो मैटर हाउ द वैल्यू विल इंक्रीज और डिक्रीज, ये विथ हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जो सेंटर है वो हमेशा एक एग्जैक्ट लोकेशन पे ही रहेगा।
ओके, अब ये ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अभी देखो हमें ना बहुत आगे काम पड़ने वाला है, दैट्स वाई मैं आपको एक जस्ट सिंपल सा लॉजिक बता दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग इसको पूरा का पूरा परस्यू कर रहे हैं। ओके गाइस, तो आपको एक दूसरे एग्जांपल पे लेके चलते हैं कि जिसके हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जैसे देखो हम लोगों ने अभी क्या किया है कि जो मेरा करंट एलिमेंट था वो दोनों एलिमेंट्स 200 डीपी से इधर मैंने मूव कर दिया है, मतलब राइट से ऐसा स्वाइप कर दिया है और रोटेट कर दिया, तो ये दोनों एलिमेंट्स इधर चले गए। तो अब ध्यान से देखना, ये जो मेरा 0 डीपी है ना, 0 डीपी हो गया 96 डीपी, जो इनका जो स्टार्ट ऑफसेट है वो अभी भी उतना ही रहेगा। और जो थर्ड एलिमेंट है विच इज गोइंग टू बी 192 डीपी, फोर्थ एलिमेंट 288 डीपी। तो इसमें जो हम लोग यूज करते हैं, जो हमारा जो ऑफसेट कैलकुलेट होता है वो होता है हमारे एलिमेंट के फर्स्ट पोजीशन से। तो ये हमारा एलिमेंट का फर्स्ट पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंगली ही सारा ऑफसेट डिसाइड होता है। जैसे ही आपने 200 डीपी से इंक्रीज किया तो जो व्यू पोर्ट की जो स्टार्ट है वो भी 200 से बढ़ गई और यहाँ भी एंड भी 200 से बढ़ गया। बढ़ने के बाद जैसे मेरा इनिशियली था 192 डीपी, लेकिन अब क्या हुआ कि ये चीज़ें चेंज होंगी बिकॉज अब ये सिंस 200 पे है, मतलब रेफरेंस पॉइंट समझो, तो अभी रेफरेंस पॉइंट 0 था तो इसकी वैल्यू इसकी 96 थी, बट रेफरेंस पॉइंट बदल गया है विच इज इक्वल्स टू 200। तो फर्स्ट की ऑफसेट क्या हो जाएगी, मतलब ये जो एलिमेंट है उसका फर्स्ट ऑफसेट क्या हो जाएगा दिस एलिमेंट का, 200 माइनस 192। तो कितना हो जाएगा ये, अगर 200 माइनस 192 करोगे तो दैट इज इक्वल्स टू कुछ 8 डॉट डीपी। तो मतलब क्या हो गया, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना ये देख रहे हो, तो जिसका वैल्यू जो है ऑफसेट है वो 8 डीपी पे पहुंच गया, करेक्ट। अब जो दूसरा वाला है सपोज करो ये है, तो अभी कितना हो जाएगा 8, 96 डीपी थी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 8 डीपी पे है ऑलरेडी, ये 8 डीपी पे है, तो व्यू पोर्ट से जो डिस्टेंस है इसकी यहाँ तक की वो कितना हो जाएगा, तो 8, 96 प्लस 8, 96 प्लस 8, तो दैट इज इक्वल्स टू 104। तो ये जो सेकंड वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 104 हो जाएगी। तो यहाँ की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, 104। सिमिलरली जब आप यहाँ पे जाओगे या थर्ड एलिमेंट, तो 104, 104 प्लस 96 कर दो तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 9 1 10, 1 2, 200। तो ये जो वैल्यू है वो 200 डीपी पहुंच जाएगी। ठीक है। अब देख जैसे मान लो कि आपको आइटम की सेंटर चाहिए, तो जब मान लो सपोज करो आपको इस आइटम का सेंटर चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो 200 तो ऑलरेडी है अपने पास में, 200 डीपी प्लस ये जो सेंटर दिख रहा है, तो ये पूरा का पूरा कितना था, 96। तो आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 48। अब दोनों को कैलकुलेट कर लो तो 248 हो जाएगा, तो मतलब ये जो सेंटर है कितना हो गया, 248, 248। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सेंटर है ना, हम सारा कुछ गेम खेल रहे हैं बिकॉज वी वांट टू गेट द सेंटर ऑफ दिस, क्योंकि जब तक हमें सेंटर नहीं समझ में आएगा कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तब तक हम नहीं बता सकते हैं कि हम एलिमेंट को कैसे पोजीशन करने वाले हैं। सो दैट वाज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो फिर भी बता देना, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, नहीं तो एक बार रिवाइंड कर लो तो हो सकता है आपको फिर से क्लैरिटी आ जाए। तो गाइस आ जाओ यहाँ पे, अभी हम इसको विजुअली समझेंगे। एंड तो जैसे मान लो ये हमारा जैसे आपको दिख रहा है, दिस आर द विजिबल आइटम। सबसे पहले तो एक पूरी की पूरी लिस्ट ऑफ आइटम्स है, देन यहाँ पे हमारे पास में विजुअल आइटम्स है, ये जितने आइटम्स है वो ऑफ स्क्रीन है, मतलब आप देख रहे हो ये हमारा ऑफ स्क्रीन है, C5 C6 C7 8 और 9 ये हमारे ऑफ स्क्रीन है। ये मेरा व्यू पोर्ट है, मतलब समझ लो कि अभी जितनी आपकी बड़ी स्क्रीन है ना, उतना ही मेरा व्यू पोर्ट भी है। अब क्या होता है, मेरा एक स्क्रॉल पोजीशन है, अभी तो मेरी स्टार्ट पोजीशन 0 है, 0 डीपी है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सेंटर मेरी 200 डीपी है, तो फ्रॉम द यहाँ से जो लिस्ट का स्टार्ट है ना, वहां से लेकर के जो सेंटर है वो इट इज इक्वल टू 200 डीपी, और जो एंड है वो 400 डीपी है, मतलब ये जो एंड दिख रहे हो, दिस वन इज द एंड। तो ये मेरा 400 डीपी है। अब हम क्या करेंगे कि स्क्रॉल पोजीशन को बढ़ाएंगे, सपोज करो स्क्रॉल पोजीशन मैंने कर दी 48 डीपी। करने के बाद क्या हुआ कि देखो व्यू पोर्ट 48 से बढ़ गया, व्यू पोर्ट सेंटर, बिकॉज सेंटर लिस्ट से है, तो यहाँ से लिस्ट से कितनी हो गई 248, बिकॉज 48 हम लोगों ने स्क्रॉल पोजीशन किया ना, 48 डीपी हम लोगों ने आगे बढ़ाया। तो जैसे हमने 48 डीपी को आगे बढ़ाया, तो जितने भी ऑफसेट्स थे वो सब प्लस में चले गए, करेक्ट। देखो 48 डीपी, 248 एंड 448। अब मान लो आपने और स्क्रॉल बढ़ाया, तो अब जो विजुअल आइटम्स में 1 2 3 4 5, तो ये पांचों एलिमेंट सब दिखने लग गए। अब ये एलिमेंट मेरा बाहर चला गया, देख रहे हो C0 मेरा बाहर आ गया। तो अभी व्यू पोर्ट स्टार्ट कितना है, 102 डीपी, फिर सेंटर कितना है 302, ये हो रहा है फ्रॉम द लिस्ट स्टार्ट, वी कैलकुलेटिंग इट फ्रॉम द लिस्ट स्टार्ट। अगर आप यहां से कैलकुलेट करोगे दैट इज गोइंग टू बी द सेम एवरी टाइम। बाकी व्यू पोर्ट एंड कितना है 502 हो गया, तो 400 था प्लस में अब 102 डीपी इंक्रीज कर दो तो 502 हो जाएगा, सिंपल। अगर आप ये नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि दिस इज द स्क्रीन सेंटर। अब जैसे जैसे यहाँ पे इसको बढ़ाओगे, देख रहे हो यहाँ पे जो मेरा स्क्रीन सेंटर है वो बदल रहा है। सी दिस इज द, अभी 16 है, देन मेरी सेंटर बढ़ के 18 हो गई,
देन मेरा 20 हो गया, एटसेट्रा। तो ये मेरा जहां जहां भी सेंटर जा रहा है वहां वहां पे ये सेंटर हो जा रहा है। बाकी सारे वैल्यू जो है वो पीछे चले गए हैं एंड फेड एंड एनिमेट हो रहे हैं। ठीक, जैसे अगर आप सबसे इनिशियल मोड पे चले जाओ, तो जैसे मेरा एब्सोल्यूट पोजीशन 0 है, देन ऑफसेट भी 0 है, आइटम के सेंटर कितने 46 है, क्योंकि टोटल मेरा कितना था 96 था, तो आधा 46 हो गया। डिस्टेंस 0.385, ये डिस्टेंस जो है वो फ्रॉम दी सेंटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस मैंने ले रहा है वो हमारा 0.385 रेशियो। दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली नॉट डिस्टेंस, इट इज रेशियो। तो जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका जो रेशियो बैठ रहा है जो 0.385, उतनी हमारी रेशियो है पूरी विथ के रिगार्डिंग। उसके बाद स्केल कितना हो रहा है 88.5, रोटेशन कितना है 15.4, एंड अल्फा मेरी 80.8। अब जैसे आप यहाँ पे इसको रोटेट करते हो, फॉर एग्जांपल, आप अगर यहाँ पे इधर स्क्रॉल पोजीशन को रोटेट करोगे, यानी करते करते अगर मान लो C4 पे आ गए, या फिर मान लो आपने C2 पे गए, या C2 तो अभी नहीं होगा, हाँ C2 सपोज करो हम C2 पे गए, C2 भी सेंटर हो गया। एब्सोल्यूट पोजीशन C2 अभी यहाँ पे आ गया ना, C2 184, देखो ये आ गया 184। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैसे अपन ऐड कर रहे हैं उसमें वैल्यूज, तो 184 आ गया। फिर इधर ऑफसेट कितनी हो गई 153 डीपी, मतलब स्क्रीन से इसकी ऑफसेट कितनी हो गई, मतलब ये जो आपने देखा कि C2 ये जो वैल्यू है वो ऑफसेट से कितनी दूर है, मतलब यहाँ से कितनी दूर है, स्टार्ट पोजीशन से लेकर के कितनी दूर है, दैट इज इक्वल्स टू 153 डीपी। देन आइटम की सेंटर कितनी हो गई, दिस इज 199, मतलब प्लस में 46 कर दिया, तो इसलिए हो गया यहाँ पे 199। उसके बाद में डिस्टेंस कितनी है 0.03, तो ये सेंटर से डिस्टेंस में 0.03 पे है, एंड इसकी स्केल 99.9 हो गई। सिमिलरली ये मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा नीचे, आप इस पे जाके थोड़ा एनिमेशन में क्लिक खेल सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एग्जैक्टली अपन डील कर रहे हैं इसके साथ। तो गाइस आ जाओ यार, कोड खत्म करते हैं, काफी ज्यादा टाइम हो रहा है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले लेजी रो स्टार्ट किया है, मतलब ये पूरे के पूरे लेजी रो स्टार्ट कर दिया। इधर पे अब मैंने मॉडिफायर लगाया एंड इस पे हाइट दिया 30 का, मतलब 30 बोलो तो 120 का, तो ये जो पूरी हाइट है ना वो कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी, जो लेजी रो का पूरा हाइट है। उसके बाद में स्टार्ट कर दिया, स्टेट दे दिया, लिस्ट स्टेट, जो जैसा कि मैंने बोला पोजीशंस वगैरह फाइंड करने के लिए यूज में होता है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, तो ये जो दोनों है ना, देखो जैसे देखो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का मतलब ये है कि ये दो जो एलिमेंट्स है उन दोनों के बीच में कितना गैप होगा, दैट इज डिफाइंड बाय हियर। तो S3 बोले तो S3 इज इक्वल्स टू योर 12 डीपी, जैसे मैंने बताया कि इसकी पूरी 80 है एंड प्लस इधर इधर आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल्स टू टोटल 96, इसीलिए मैंने यहाँ पे लगाया S3। अच्छा, वर्टिकल में सेंटर वर्टिकली किया है, मतलब ये सारे एलिमेंट जो है सेंटर पे अलाइंड हो, और यहाँ से जितने ये सारे एक ही यहाँ पे डिस्टेंस पे अलाइन हो, इसलिए हम लोगों ने यूज किया है वर्टिकल अलाइनमेंट। अच्छा, नेक्स्ट है कंटेंट पैडिंग। अब देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, कंटेंट पैडिंग क्या है। सो अगर अभी मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो आप देख रहे हो December 31, इसके आगे ना कोई एलिमेंट्स नहीं है, बट फिर भी ये बीच में असाइंड है, बीच में अलाइन है, कैसे, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे पैडिंग वैल्यू यूज किया है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो मेरा पूरा मैक्स, अब देखो यहाँ पे यूज हो रहा है मेरा मैक्स विथ, मतलब ये जो पूरा मैक्स विथ देख रहे हो, जो पूरी हाइट है, पूरे विथ है, पूरी जो विथ है स्क्रीन की, उसमें से सबसे पहले बाई 2 किया, मतलब ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा, सपोज करो ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा, एंड उसके बाद में -46 कर दिया। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ समझना कि कंटेंट पैडिंग में हम क्या कर रहे हैं। थोड़ा नए स्क्रीन पे आते हैं। अच्छा, कंटेंट पैडिंग पे सपोज करो कि ये मेरे पे स्क्रीन है, ठीक है, दिस वन इज द स्क्रीन। अभी इसका स्क्रीन का इधर सेंटर है, ठीक है, इसका इधर अभी सेंटर है। तो हम क्या चाहते हैं कि जो मेरा है ना, ये सपोज करो कि जो मेरा कार्ड है, ठीक है, तो ये जो मेरा टोटल डिस्टेंस है, तो जो सेंटर ऑफ द स्क्रीन आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, जैसे मान लो सेंटर का जो है वो तो रहेगा ही, मतलब मान लो इसी किसी कोई पोजीशन है, माइनस माइनस में करेंगे कितनी, तो ये हो जाएगा अपना विथ, मतलब जो टोटल विथ है बाई 2 कर देंगे, तो माइनस में विथ बाई 2। तो जैसे यहाँ पे आप पूरा का पूरा विथ लेते हो इसकी, माइनस में विथ बाई 2 करते हो, तो जो अलाइनमेंट है, जो ये जो डिस्टेंस है ना वो, जैसे क्या होगा कि मान लो ये अभी नई स्क्रीन आ गई एंड इस पोजीशन को चेंज करने, बिकॉज आई वांट दैट कि हमारा जो अलाइनमेंट हो, ये जो सेंटर है वहां पे तक हो। सो ये जो मेरा आइटम है हम चाहते हैं कि वो मिड अलाइन हो, एकदम मिड अलाइन हो। तो जब ऑफसेट हम लगाते हैं तो देखो एग्जैक्टली तो ये सेंटर पे है, राइट, लेकिन जब यहाँ से ऑलरेडी जो ऑफसेट है वो हमेशा फर्स्ट बिगिनिंग से शुरू होती है, तो दैट्स वाई जब हमने सेंटर किया तो इसके आधा माइनस कर दिया, ताकि ये ऑफसेट यहाँ पे चले जाए दिस वाले पोजीशन पे। अब ये यहाँ से एलिमेंट शुरू होगा और इसके बाद ये एलिमेंट यहाँ पे लग जाएगा, तो दैट इज द थिंग, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कंटेंट पैडिंग। अब इसका भी हम लोगों ने कुछ ऐसे किया कि सिंस वो आपको बता दिया है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास में आइटम्स। सी आइटम्स क्या करता है कि जब भी आप इसमें कोई भी आइटम्स डालते हो तो ये एक्जैक्टली आपको दो तीन चीजें देती हैं। जैसे पहला चीज तो है जब भी आप आइटम्स में साइज डालोगे तो दिस इज गोइंग टू गिव यू द ओनली इंडेक्स। अगर आप इसमें
आइटम इंडेक्स डाल दोगे, सपोज करो दिस इज आइटम इंडेक्स, तो इसमें अब आपको डेट्स भी देगा जो अपने लोकल डेट वहां पे रखा है। तो अभी फिलहाल से देखो कि जो जो मेरी पूरी साइज है डेट्स की, मैंने वो पास कर दिया ताकि हम इंडेक्स निकाल सके। तो ये लाइन देखना कि ये क्या कर रहा है, तो वैल डेट इक्वल टू डेट्स ऑफ इंडेक्स, मतलब ये कैलकुलेट कर रहा है कि जो भी इंडेक्स अभी विजिबल है वो हमको बता दो भाई उसका डेट क्या है। अब यहाँ से कुछ होता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, जो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले समझाया था कि लेआउट, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेआउट इन्फो निकाल रहे हैं इस लेजी रो का। जो लेआउट इन्फो ये एग्जैक्टली क्या करती है, व्यू पोर्ट वगैरह ऑफसेट्स वगैरह निकालने में हेल्प करती है, विच इज एवरीथिंग फ्रॉम द लेआउट इन्फो। अच्छा, अब देखो व्यू पोर्ट सेंटर कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है यार। तो व्यू पोर्ट स्टार्ट है, व्यू पोर्ट एंड है, तो आपने क्या किया कि व्यू पोर्ट स्टार्ट ऑफसेट मतलब 0 प्लस, तो एंड माइनस मतलब लास्ट माइनस फर्स्ट बाई 2 कर दिया, मतलब एक ही बात तो है। देखो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो दैट विल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट बाई 2 ही हो जाएगा। तो ये हमारा व्यू पोर्ट सेंटर है, दिस इज व्यू पोर्ट सेंटर, और ये चेंज नहीं होगा, डोंट वरी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास में आइटम इन्फो। अब देखो जो आइटम्स आपको दिख रहे हैं ना अभी करेंटली स्क्रीन पे, तो ये कौन से आइटम्स है, विजिबल आइटम इन्फो, तो ये कौन सा एलिमेंट है ये फाइंड करता है हमारा इट डॉट इंडेक्स इज इक्वल्स टू इंडेक्स। तो क्या होता है कि जो मेरा पूरा का पूरा लेजी रो है इसके अंदर ना बहुत सारे आइटम्स अभी विजिबल आपको दिख रहे हैं। तो कौन कौन से आइटम है वो पता करने के लिए हम लोग यहाँ पे इंडेक्स मैच करके और आइटम की इन्फो निकाल लेते हैं। ये पूरी की पूरी जो आइटम इन्फो है वो हम यहाँ से निकाल रहे हैं। उसके अब नेक्स्ट चीज आती है हमारी कि ऑफसेट कितनी होने वाली है, कि आइटम की सेंटर कहाँ पे होगी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि आइटम की हम सेंटर कैसे निकाल सकते हैं, तो दिस इज द सेंटर विल बी इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे देखो हमने कोड में क्या किया है कि आइटम इन्फो जस्ट, जो हमारा आइटम इन्फो था डॉट लेट, उसका जो ऑफसेट है, मतलब ये पहला ये देख रहे हो, दिस वन इज द ऑफसेट, दिस ऑफसेट प्लस 8.size/2 और दिस ऑफसेट, मतलब ऐसा समझो। तो सपोज करो ये अपना जो है वो कार्ड एलिमेंट है, और ये जो है इसका ऑफसेट होता है, जो ऑफसेट यहाँ से स्टार्ट होती है हमेशा, ऑफसेट होता है। अब इसका मिड पे जाना है तो क्या हो जाएगा, ये तो ऑफसेट रहेगा ही, ऑफसेट एंड प्लस में ये जो डिस्टेंस है मिड, तो मिल गया ऑफसेट प्लस मिड, तो ये हो जाएगा मेरा सेंटर। वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ भाई, और तो कुछ ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं। तो आइटम सेंटर, आइटम की जितनी ऑफसेट है प्लस में उसकी साइज बाई 2 कर दिया, तो उसका हमें मिड मिल गया। तो यहाँ पे वही चीज समझनी थी कि आइटम ऑफसेट निकल कैसे रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब भी अपन स्क्रॉल वगैरह करते हैं ना, जब भी हम स्क्रॉल करते हैं तो कैसे आइटम ऑफसेट चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द व्यू पोर्ट। दैट वाज द मेजर रीजन कि मैंने आपको वो चीज बताई। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये जो व्यू पोर्ट का जो सेंटर है उससे जो आइटम का सेंटर है वो कितनी दूरी पे है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ऐसा इसीलिए बिकॉज देखो जब आप इसको मूव करोगे ना तो ये फेड भी होगा, फिर एनिमेट भी होगा, वो कैसे हो रहा है, रोटेट भी होगा, ये सारे कुछ हो रहे हैं बिकॉज हम डिस्टेंस सेंटर से दूर जा रहे हैं। जब भी हम सेंटर से दूर जाते हैं इसीलिए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो सपोज करो कि इधर है ना मेरा ये स्क्रीन है, ठीक है, और ये इसका व्यू पोर्ट सेंटर है, मतलब ये मान लो मेरा व्यू पोर्ट सेंटर है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो तेरा आइटम है, दिस इज द आइटम। अब हम ये चाहते हैं कि इसका जो सेंटर है और इन दोनों के बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो कितनी है भाई ये बता दो। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अपन यूज करते हैं, तो व्यू पोर्ट सेंटर, इसकी जो सेंटर है मान लो इसका पॉइंट ए है, इसका बी है, तो क्या लिखेंगे ए माइनस बी, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास में। अब देखो हमें डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें पूरी की पूरी रेशियो चाहिए पूरा विथ के कंपैरिजन में। तो ए माइनस बी बाई टोटल विथ, पूरी स्क्रीन के विथ, स्क्रीन विथ, चलो इसको सी दे देते हैं, तो विथ इज इक्वल टू सी। तो कितना हो जाएगा ए माइनस बी बटे सी। अब ये हो गया हमारा रेशियो में। अब रेशियो क्यों ले रहे हैं वो आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर टेकिंग द रेशियो। देखो हम लोगों ने यहाँ पे भी तो वही किया है कि व्यूपोर्ट सेंटर, मैंने यहाँ पे व्यूपोर्ट सेंटर था उसको लिया, माइनस में आइटम सेंटर जितनी आइटम की सेंटर थी, एंड इसको टू फ्लोट में कर दिया और इसे पूरे के पूरे विथ के साथ डिवाइड कर दिया ताकि हमें रेशियो मिल जाए। अब देखो भैया स्केल, जैसे ही आप यहाँ पे इसको रोटेट करोगे, ठीक है, इसको मूव करोगे तो ये स्केल भी हो रही है, ठीक है, ये स्केल होता है एंड देन पूरा बन जाता है, स्केल होता है पूरा बन जाता है। तो देखो ये स्केल होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1f, मतलब किसी भी आप स्केल कर सकते हो 1f तक। उसके बाद आपने किया कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जितना आप सेंटर से डिस्टेंस निकाल रहे हो दिस इज एक्चुअली रेशियो, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग रेशियो नहीं चाहिए। क्या होता है कि जब आप डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर करते हो, मतलब ये जो रेशियो है इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.3f से। अब देखो 0.3 ना एक रैंडम वैल्यू है, 0.3 एक रैंडम वैल्यू, अपन यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो जब हम लोग यहाँ पे करते हैं कि 0.3f,
तो मतलब ये डिफाइन करते हैं कि चलो ठीक है, इसका 0.3 हम मान रहे, सपोज कर रहे हैं कि स्केल 0.3 के हिसाब से होनी चाहिए। अच्छा, तो ये टोटल डिस्टेंस निकाला माइनस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मल्टीप्लाई करोगे 0.3f, और इसको कोर्सिन, देखो कोर्सिन का क्या मतलब है कि मान लो डिस्टेंस जो सेंटर से डिस्टेंस है वो बहुत दूर हो गया, ठीक है, सपोज करो कि ये माइनस करने के बाद इन दोनों रेंज में नहीं आ रहा है, 0.7 मान लो 0.5 आ रहा है, तो ये क्या करेगा कि वो वैल्यू को द मिनिमम वैल्यू विच इज 0.7 वो सेट कर देगी। तो इससे क्या होगा कि जब आप स्केल कर रहे हो ना, तो जब स्केल कर रहे होगे तो अगर ये वैल्यू इसको नहीं मिलती है 0.7 से 1f के बीच में, तो ये क्या करता है, इसको 0.7 बाई मिनिमम वैल्यू डिफाइन कर देता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कोर्सिन का यूज कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है तुम्हारा रोटेशन बाई। तो अब देखना, ये जो मेरा एलिमेंट इन इन द सेंटर है, अब इसको जब आप रोटेट करोगे तो ये धीरे धीरे रोटेट होता है, देख रहे हो, ये ऐसे रोटेट हो रहा है। तो इसकी वाई में रोटेशन है, वो कैसे कर रहे हैं, वो हम लोग यूज कर रहे हैं। अगेन सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इसको 40f से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो समझना जरूरी है, 40f क्या है, 40f अगेन एक हमारे रैंडम वैल्यू है। आप चाहो तो यहाँ पे 60 करके देख लो, 50 करके देख लो, डिपेंड्स ऑन यू कैसे आप इसको डिफाइन कर रहे हो, यू कैन प्ले इट। तो इसको आप इसके साथ आप खेल सकते हो, ठीक है। अब देखो कोर्स एट मैक्स है, मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो डिस्टेंस है ना, जैसे मेरा जो डिस्टेंस है, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो वैसे वैसे मेरी एंगल बढ़ रही है, देख रहे हो, जैसे जैसे दूर जा रहा हूँ एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है। जब ये एंगल बढ़ रहा है तो जो मैक्सिमम एंगल है वो 45 डिग्रीज है। मतलब ये मान लो कि अगर मेरा 0 डिग्री है तो इधर रोटेट करते करते जो मैक्सिमम एंगल है विच इज 45 डिग्रीज, तो ये टोटल जो है 45 डिग्रीज तक जानी चाहिए ऐसा। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे रोटेशन बाई में ये यूज किया है। अब देखो अल्फा, अल्फा आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि देखो जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं ना फेड हो रहा है, तो इसीलिए हम लोगों ने अल्फा यूज किया है। अगेन यहाँ पे 0.5 एक रैंडम वैल्यू है, अपन कुछ भी ले सकते हैं। तो ये भी अगेन सेम चीज कर रहा है कि अगर मान लो फेड बहुत कम हो गया तो उस केस में जो मिनिमम है वो 0.5 अप्लाई हो जाएगी, इसलिए हम लोग कोर्स इन का यूज करते हैं। अब बाकी सारी चीजें तो बहुत आसान है, जैसे हमारे पास में बॉक्स में ऑलरेडी एक ग्राफिक मॉडिफायर होती है जो जो अपन का जीपीयू यूज करता है, जो मोबाइल का जीपीयू वो यूज करता है। इसमें हम लोगों ने स्केल एक्स लगा दिया, वाई लगा दिया, रोटेशन कितनी होगी वो लगा दिया। सबसे पहले देखो, अगर आइटम सेंटर मेरा व्यू पोर्ट सेंटर से छोटा होता है, मतलब ये जो आइटम सेंटर है अगर ये दूर जा रहा है मतलब इससे तो छोटा ही है, तो अगर छोटा है तो हम रोटेशन वाई को इनेबल करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे माइनस में रोटेशन वाई। मतलब देखो अब इधर राइट पे करेंगे तो ये राइट, देख रहे हो, तो माइनस में रोटेशन होने लग गया। तो अभी लेफ्ट पे हो रहा था, अभी राइट पे हो रहा है, देख रहे हो। तो यही जो फ्लो है वो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब ये लेफ्ट पे हो रहा है तो रोटेशन वाई हो रहा है, एंड देन राइट पे हो रहा है तो माइनस रोटेशन वाई हो रहा है। तो यही यहाँ पे आपको दिया गया है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास में राउंडेड राउंडेड कॉर्नर शेप। तो ऑलरेडी हमने, आप देख रहे हो कि इसके अंदर जो है वो एक राउंडेड कॉर्नर शेप लगा हुआ है। उसके बाद बैकग्राउंड है कि अगर आपने सेलेक्टेड है तो ये बैकग्राउंड कलर हो जाएगा, एंड देन नहीं तो हमने एक लाइट कलर ऑलरेडी डिफाइन करी थी, तो इसके सारे के सारे जो लाइट कलर्स कर दिए हैं। अच्छा, क्लिकेबल भी है, मतलब अगर आप डेट पे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे जो ऑन डेट सेलेक्टेड है ना, ये जो कंपोजेबल में आ रही है यहाँ से, विच वी आर टेकिंग ऑन दिस, तो ऑन डेट सेलेक्टेड, अगर आप देखोगे ऑन डेट सेलेक्टेड पे हमने सेलेक्टेड डेट पे इट लगा दिया, मतलब जो मेरा सेलेक्टेड डेट है वो वैल्यू हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे विथ है, कितनी विथ दी है भाई, तो इसकी पर्टिकुलर विथ दी है, मतलब 4 दूनी 80, मतलब 80 dp दिया है। और इसकी हाइट जो है वो 100 dp की है, हाइट 100 dp की है, ठीक है। तभी बोला आपको कि 80 ये है। और साइड साइड में जो मेरा डिस्टेंस बन रहा है विच इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ 12 dp, तो 96 dp उसकी पूरी पूरी विथ हो गई। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मेरे पे सिंपल कॉलम है जहाँ पे हम लोगों ने यूज किया डेट डॉट मंथ डॉट नेम। अब देखो डेट है ना ऑलरेडी हमारे पास में इधर से आ रही थी, जो मेरा करंट डेट था वो हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया था। तो डेट डॉट मंथ डॉट नेम एंड विच वी आर टेकिंग द थ्री, टेक थ्री मतलब कि जो फर्स्ट है ना विच इज द दिसंबर, तो ये जो फर्स्ट तीन जो है वही हमें लेना है। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग डेट डॉट मंथ डॉट नेम एंड टेकिंग इस थ्री। उसके बाद हम लोगों ने कुछ स्टाइल बिठा दिया, उसके बाद में जो टेक्स्ट है जैसे ये 30, तो इसको बड़ा कर दिया S3 टेक्स्ट स्टाइल, और इधर पे इसको बोल्ड कर दिया। और अगर से तो सेलेक्टेड नहीं है तो ब्लैक हो जाएगा, और सेलेक्टेड है तो व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट विच इज द डे ऑफ द वीक एंड डॉट नेम। इसमें भी हम लोग तीन ही ले रहे हैं, सपोज करो ट्यूसडे, तो अपन जो है वो सिर्फ तीन ही ले रहे हैं, TUE, दैट्स वाई। तो भाई ये हो गया कैराउजल, कैराउजल पूरा कंप्लीट। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ तुम, ये वाला जो आप चिप देख रहे हो ना ये कैसे बनाया, तो देखो बहुत सिंपल है, अब आपको चीजें ज्यादा टफ लगेंगी नहीं। हमारा मेन चीज हो गया कंप्लीट विच इज द कैराउजल कैलेंडर। अब देखो सेम है, ये भी एक लेजी रो में हमने डिफाइन कर दिया है, और इधर आइटम इंडेक्स लगा करके, इधर आइटम इंडेक्स लगा करके देखो यहाँ पे इंडेक्स और टाइटल मिल रहा है ना, दो चीज, इंडेक्स और टाइटल, इंडेक्स टाइटल, इंडेक्स टाइटल। ये हो गया इंडेक्स एंड ये हो गया टाइटल। तो करंट इंडेक्स को हमने फाइंड किया चिप्स और इंडेक्स से, एंड अगर इंडेक्स 0 है तो हम क्या करेंगे,
एच स्पेसर दे देंगे। मतलब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, अगर से मेरा यहाँ से जब ये स्टार्ट हो रही है तो स्टार्ट से तो सिंस हमारे पास में गैप होनी चाहिए ना, दैट्स वाई वी हैव यूज कि अगर मेरा इंडेक्स 0 है तो इसको सबसे पहले 16 DP की यहाँ से पैडिंग दे दो। उसके बाद हम लोगों ने यूज किया ये कर्व बटन, जो कि मैंने पहले भी बनाया था। तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है इसमें भी, एक बार आप पुल ले लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है, अगर मेरा देखो आईडीएक्स में ना चिप्स, अगर मेरा लास्ट इंडेक्स होता है, जो मेरा इंडेक्स है वो सपोज करो लास्ट इंडेक्स है, तो यहाँ से भी तो गैप है। उसको करने के लिए हम लोगों ने ये यूज किया है कि इंडेक्स इक्वल्स टू जो मेरा चिप और लास्ट इंडेक्स की वैल्यू अगर होती है तो भी अपन को 16 DP की यहाँ से पैडिंग दे देनी है। हो गया। वी स्पेसर S4 मतलब यहाँ से 16 DP की हमने लगा दिया, मैं 24 DP का लगा दिया है हाइट। और यहाँ पे हमने कर दिया एक देखो एक लेजी कॉलम अब बनाया है, और इसके अंदर है ना आइटम्स में डाला है शेड्यूल कार्ड। देखो शेड्यूल कार्ड्स क्या है, तो अगर आप देखोगे ना तो शेड्यूल कार्ड्स हमारे पास में एग्जैक्टली शेड्यूल टास्क मॉडल जो हमने बनाया था फॉर दिस पर्पस, मतलब इसको प्रेजेंट करने के लिए। इसमें क्या है, आईडी है जो कि रैंडमली जनरेट कर रहे हैं, फिर एक टाइटल है विच इज दिस वन, उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन आपने क्या डाली है, और दिस नेक्स्ट है तुम्हारा शेड्यूल टाइम, ये कितना बजे कंप्लीट होने वाला है। देन कैटेगरी क्या है इसकी, जैसे मान लो यहाँ पे जो कैटेगरी आप देख रहे हो ना, ये जो कैटेगरी है वो यहाँ से आ रही है। और स्टेटस क्या है कि इन प्रोग्रेस है, टू डू है कि डन हो गया, इसके लिए इनम क्लास बना दिया है बस। तो टास्क स्क्रीन पे वापस आ जाओ एंड नाउ वी आर सीइंग कि अपन लेजी कॉलम में लगा दिया है और इधर आइटम में शेड्यूल कार्ड्स पास कर दिया है। तो एक लिस्ट था ना, देखो हमने एक लिस्ट बनाया, लिस्ट ऑफ 5, और इधर पे सेम ही वैल्यू को सब डाल दिया है, शेड्यूल डेटा मॉडल के 5 एलिमेंट्स डाल दिए लिस्ट में। तो करने के बाद यहाँ पे आइटम्स में हमने शेड्यूल कार्ड्स करके और शेड्यूल टास्क कार्ड को इनेबल कर दिया है। अगर आप देखोगे शेड्यूल टास्क कार्ड तो यहाँ से आपको दिखेगा, प्रीव्यू हो जा, शायद हो जा, हाँ देखो हो गया। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ किया जो हम लोगों ने पहले किया था, पहले कर रखा है ऑलरेडी इसको। अगर आप चाहो तो प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो, उधर मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि कैसे आप लोग इस पूरे के पूरे लेआउट को अरेंज कर सकते हो और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने सब कुछ डिटेल में डिफाइन कर दिया, तो ये भी आप जा करके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शेड्यूल टास्क कार्ड। इसको करने के बाद जो सारी वैल्यूज हैं वो आपको दिखने लग जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास में कर्व नेविगेशन, बॉटम नेविगेशन। जो आप देख रहे हो ये जो बॉटम नेविगेशन है वो स्टिल अभी काम नहीं करेगी बिकॉज लॉजिक कुछ भी लिखा नहीं है। तो जो कर्व्ड एनिमेशन है उसको हमने कॉलम के बाहर रखा है। देख रहे हो कॉलम के बाहर है, क्यों? क्योंकि जो टू डू बैकग्राउंड स्क्रीन है ना, ये ऑलरेडी हमारे पास में एक, देख रहे हो, ये एक बॉक्स विद कंस्ट्रेंट स्कोप है। मतलब ये एक बॉक्स स्कोप समझ सकते हो जिसमें हम किसी भी एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे अलाइन कर सकते हैं। तो जब भी आप यहाँ पे लिख रहे हो ना कि ये जो एलिमेंट्स अंदर जा रही है वो किस टाइप की है, तो दैट इज गोइंग टू बी बॉक्स विद कंस्ट्रेंट स्कोप, मतलब वो बॉक्स टाइप की है। तो जब आप यहाँ पे यूज करते हो कर्व नेविगेशन, तो ये ऑलरेडी जो है सपोज करो कि बॉक्स बन चुका है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। क्योंकि अलाइनमेंट हम सिर्फ बॉक्स के साथ ही यूज कर सकते हैं, बाकी हम लोग ऐसे कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। तो अलाइनमेंट डॉट बॉटम सेंटर, मतलब ये हो गया हमारे पास में बॉटम में। सो दैट्स ऑल, अभी हम लोगों ने बस इतना ही किया है। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो यार, मेहनत बहुत लगती है एंड ये मतलब मेरे को खुद याद नहीं है मैंने कितनी बार टेक लिया है इसके लिए। अराउंड 12 से 13 बार मैंने अलग अलग टेक लिया है और तब जाकर के वीडियो कंप्लीट हो रही है। अगर मेरी कुछ तारीफ करनी हो, बुराई करनी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है यार, कुछ भी आप जाकर लिख सकते हो, नो मैटर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ ग्रेट डे।